हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ईशान भाटिया। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आपके साथ इंड एस 115 रिवेन्यू ऑन कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली चीज आती है, द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टाइमिंग ऑफ रिवेन्यू रिकॉग्निशन, अमाउंट ऑफ रिवेन्यू रिकॉग्निशन, डिस्क्लोजर ऑफ रिवेन्यू रिकॉग्निशन। टाइमिंग, अमाउंट एंड डिस्क्लोजर के बारे में हम बात करेंगे इस स्टैंडर्ड में। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर आउट ऑफ स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड। कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं? कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर फॉर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, revenue from dividend interest is dealt by Ind AS 109, revenue arising on consolidation with subsidy dealt by 110, रेंट और लीजिंग इनकम इज डेल्ट बाय Ind AS 116। और एक नीचे एक बात कही गई है, पहले ये ऊपर वाले चार देख लेते हैं। ये तीन तो यार आप फैमिलियर ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम डिविडेंड इंटरेस्ट, डिविडेंड या इंटरेस्ट आ रहा है तो वो कौन डील करेगा? 109 डील करेगा। डिविडेंड इंटरेस्ट यहाँ हम डील नहीं करते। अगली चीज आती है रेवेन्यू अराइजिंग ऑन कंसोलिडेशन विद सब्सिडरी, रेवेन्यू अराइजिंग ऑन कंसोलिडेशन विद सब्सिडरी, ये कौन डील करेगा? ये 110 डील करेगा। और कौन से? रेंट और लीजिंग 116 अभी तो किया था। रेंट और लीजिंग कौन डील करेगा? 116 डील करेगा। एक तो ये तीन हो गए। और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आता है आपका 104 में, तो वो भी हम उसकी बात यहाँ पर नहीं करेंगे। एक लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स विच रिप्रेजेंट एक्सचेंज ऑफ सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट हैविंग कमर्शियल सब्सटेंस। इसका एग्जाम्पल आएगा, वहां से समझ लेंगे इसको। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि इन स्कोप क्या है। ये तो हमने आउट ऑफ स्कोप की लिस्ट पढ़ी है, तो इन स्कोप कौन कौन सी चीजें हैं? कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर जनरेटिंग रिवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर जनरेटिंग रिवेन्यू। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। कस्टमर कौन होता है? कस्टमर होता है पार्टी विच इज परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज। यही रुक जाओ, पार्टी विच इज परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज, सिंपल सी चीज है। अच्छा, गुड्स और सर्विसेज के बारे में क्या कहता है? विच आर आउटपुट अराइजिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ एंटिटी। गुड्स और सर्विसेज कौन से होने चाहिए? आउटपुट अराइजिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ एंटिटी। और ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से आउटपुट जो आ रहा है, जो गुड्स और सर्विसेज हम ऑर्डिनरी हम सेल करते हैं उसकी बात कर रहा है। आगे आता है जनरेटिंग रिवेन्यू, जनरेटिंग रिवेन्यू, रिवेन्यू मतलब इनकम की बात कर रहे हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ, जो आपकी डेफिनेशन बुक में लिखी गई है वो तो इतनी लिखी गई है कि revenue means income from ordinary activities. What is the meaning of revenue? Revenue means income from ordinary activities. तो जैसे वहां पर लिखा था गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, विच आर आउटपुट अराइजिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, जो कि आउटपुट है, जो कि आपका ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से अराइज होता है। यहाँ पर क्या लिखा है? रिवेन्यू क्या होता है? रिवेन्यू वो होता है जो इनकम मिलती है आपको ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है और क्या बातें कह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ कहता है रिवेन्यू पार्ट ऑफ इनकम होता है, ठीक है। और क्या होता है? मीन्स इंक्रीज इन, एक जो सर ने एक और बात लिखवाई है यहाँ पर, इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स विच रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज इन एसेट और रिडक्शन इन लाइबिलिटीज। आपको बेनिफिट हो, इकोनॉमिक बेनिफिट हो। आपका इकोनॉमिक बेनिफिट कब इंक्रीज हो सकता है? या तो आपका एसेट इंक्रीज हो रहा हो या तो लाइबिलिटी कम हो रही हो। यही बात यहाँ लिखी गई है, इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट विच रिजल्ट्स फ्रॉम इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। और एक बात और की गई है यहाँ पर, विद कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन इक्विटी। ये आगे चल के हमें समझ आएगा कि क्या कह रहे हैं। विद कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन इक्विटी, इक्विटी में भी चेंज होना चाहिए। तो आप P&L, OCI, SOC की वगैरह बनाते हो, वहां पर भी कह रहे हैं चेंज होना चाहिए, ठीक है। एसेट लाइबिलिटी में भी चेंज, अगर आपका एसेट इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है, उसको आप कहते हो आपको कि इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट है। और साथ ही साथ आपका कहाँ पर चेंज आएगा? इक्विटी में भी चेंज आएगा। और दूसरी बात, एक बात और यहाँ पर है, डेफिनेशन तो यहाँ पर पूरी होती है इसकी, ठीक है। रिवेन्यू की अगर आप स्पेसिफिकली बुक में जाएंगे देखने के लिए, आपको सिर्फ इतना दिखेगा, इनकम फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, बस इतना लिखा होगा वहाँ पे। यहाँ पर जो हमने कस्टमर की डेफिनेशन पढ़ी है, पार्टी विच इज परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पर दो बातें और कहता है। क्या होती है वो दो बातें? कह रहा है जॉइंट वेंचर्स आर नॉट कस्टमर्स, और दूसरी बात है एजेंट आर नॉट कस्टमर। अब एजेंट कौन होते हैं वो आपको पता है। जैसे सर ने एक बच्चे को बोला तू मेरे लिए स्टूडेंट ला के देगा ना, और तो तेरे को कमीशन दूंगा, तो ये आपका जो है ना एजेंट, ये कस्टमर नहीं है, ये एजेंट है जिसको आप कमीशन दे रहे हो। वो स्टूडेंट ला के देगा तो आप उसको कमीशन दोगे, तो आपका एज एन एजेंट एक्ट कर रहा है, तो उसको आप कस्टमर ट्रीट नहीं करोगे। जॉइंट वेंचर्स आर नॉट कस्टमर। देखो मैं जॉइंट वेंचर का एक जनरल मीनिंग बता देता हूँ। जॉइंट वेंचर ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर चीज पे काम करना है, तो दो लोग एक साथ मिलके काम कर रहे हैं ताकि बेनिफिट ऑफ सिनर्जी मिल सके, है ना, तो उसे आप जॉइंट वेंचर कहते हो। तो जॉइंट वेंचर आर नॉट कस्टमर्स, एजेंट्स आर नॉट कस्टमर्स। ये सिर्फ बात याद रखने की है, दैट्स इट। तो ये थी आपकी डेफिनेशन, है ना। डेफिनेशन कहेंगे इन स्कोप आइटम क्या क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे और इंटरेस्टिंग चीज़ आती है। आगे कहता है एक नोट में, दिस Ind AS अप्लाइज टू गुड्स सर्विसेज। ये तो अभी पढ़ा ही हमने, गुड्स और सर्विसेज पे अप्लाई होता है। और कहाँ होता है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पे अप्लाई होता है।
डेवलपर्स, रियल एस्टेट डेवलपर्स पे अप्लाई होता है, जैसे DLF। लाइसेंस फी रॉयल्टी पे अप्लाई होता है। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, आप इसको याद कर सकते हो। कहाँ का होता है? गुड्स एंड सर्विसेज पे होता है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पे होता है, डेवलपर्स, रियल एस्टेट डेवलपर्स जैसे होते हैं उन पर अप्लाई होता है, और लाइसेंस फी जैसे रॉयल्टी। ये सिर्फ याद करने की चीज़ है। अब आगे बढ़ेंगे। इफ़ एनी कॉन्ट्रैक्ट हैज़ एलिमेंट ऑफ इन स्कोप एंड आउट ऑफ स्कोप पार्ट्स, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इन स्कोप भी एलिमेंट है और एक आउट ऑफ स्कोप भी एलिमेंट है, तो क्या करोगे? जैसे अभी हमने आउट ऑफ स्कोप में पढ़ा और इन स्कोप में पढ़ा क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो दोनों को आप करोगे स्प्लिट इन स्कोप एंड आउट स्कोप आइटम्स। पहली चीज़ तो ये करोगे। उसके बाद अप्लाई अकाउंटिंग फॉर इन स्कोप एज पर 115, अप्लाई अकाउंटिंग फॉर आउट ऑफ स्कोप एज पर एप्लीकेबल स्टैंडर्ड। सिंपल सी बात थी ये तो। जो इन स्कोप है उस पर 115 लगाओगे और जो आउट ऑफ स्कोप है उसको अलग ट्रीट करोगे, जो भी वहाँ रेलेवेंट आपका स्टैंडर्ड होगा उसके हिसाब से आप वहाँ पर ट्रीट करोगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आती है आगे, इंड AS 115 गिव्स 5 स्टेप मॉडल ऑफ रिवेन्यू रिकॉग्निशन। रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए 5 स्टेप का मॉडल है। क्या क्या है वो 5 स्टेप? सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, फिर आइडेंटिफाई करोगे कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, मतलब कस्टमर हमें पैसे देगा उसके बदले में हमें क्या करना है। कैलकुलेट ट्रांजैक्शन प्राइस, जो हमारा जो कंसिडरेशन है वो कितना है, ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है, एलोकेट करोगे ट्रांजैक्शन प्राइस, सीखेंगे अभी आगे चल के। रिकॉग्नाइज करोगे रिवेन्यू। ये 5 स्टेप है। एक एक स्टेप को आगे अच्छे से समझा रखा है ना। ये 5 स्टेप, ये आखिरी तक 5 स्टेप ही चलेंगे हम। तो क्या है, एक एक स्टेप को ना अलग अलग करके अच्छे से पूरा डिटेल्ड में वे में समझा रखा है। तो ये 5 स्टेप है। अभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब छोटी छोटी यहाँ पर बातें की गई हैं 2-3। तो एक चीज़ तो आपका यहाँ पर कहता है डिविडेंड रिवेन्यू इज रिकॉर्डेड। डिविडेंड रिवेन्यू तो अभी हमने पढ़ा था। डिविडेंड रिवेन्यू कहाँ पर आता है? डिविडेंड या इंटरेस्ट हो तो 109 ट्रीट करेगा उसको तो बट फिर भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। डिविडेंड रिवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन राइट टू रिसीव सच डिविडेंड इज एस्टेब्लिश्ड एंड प्रोबेबिलिटी टू रिसीव डिविडेंड एग्जिस्ट। 2 चीज़ें बोल रहा है। एक तो है कि राइट टू रिसीव आपका डिविडेंड का एस्टेब्लिश हो जाना चाहिए और प्रोबेबिलिटी टू रिसीव जो है डिविडेंड की एग्जिस्ट होनी चाहिए। सीधा डिविडेंड आप कब रिकॉर्ड करोगे? जब आपके पास राइट टू रिसीव होगा और जब आपको लगेगा कि यहाँ प्रोबेबिलिटी भी है कि ये पैसा मुझे मिल जाएगा, ठीक है, तो तब आप उसको डिविडेंड रिवेन्यू को रिकॉर्ड कर लोगे। बट ये यहाँ पर ट्रीट नहीं होता है, 109 में ट्रीट होता है। और दूसरी चीज़ क्या, इंटरेस्ट इनकम की बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड बेस्ड ऑन इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड 109। ये तो हम कर चुके हैं यार, उसमें करा था ना अभी हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, वहाँ पर हम ये कर चुके हैं। डिविडेंड और इंटरेस्ट की जस्ट बात कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है इस चैप्टर में। आगे कहता है होल्डिंग और सब्सिडरी का, ये तो हम बात कर चुके हैं, वही दोबारा से ये सर ने समझा रखे हैं कि देखो रिवेन्यू अराइजिंग ऑन कंसोलिडेशन विद सब्सिडीज डेल्ट बाय 110, ठीक है। अभी एक बात ये हो गई। एक लास्ट में एक पॉइंट था, सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट विच रिप्रेजेंट एक्सचेंज ऑफ सिमिलर गुड्स सर्विसेज नॉट हैविंग कमर्शियल सब्सटेंस। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एक अमर उजाला न्यूज़पेपर है यूपी में और एक टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है दिल्ली में। तो क्या है, अमर उजाला वालों ने यहाँ पर जो है टाइम्स ऑफ इंडिया वालों को बोला कि आप हमारी एक ऐड दे दो अपने न्यूज़पेपर में, और टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने बोला जो हमारी एक ऐड आप अपने न्यूज़पेपर में दे दो, ठीक है। तो ये सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज जब एक्सचेंज होती है ना, तो इसको आप सेल नहीं कहते। एक और बेटर एग्जाम्पल लेते हैं, SBI एक्सिस बैंक। SBI में हुई शॉर्टेज ऑफ मनी, एक्सिस बैंक ने इसको शॉर्टेज ऑफ मनी जितनी थी दे दी। और जब भी एक्सिस बैंक में भी कभी शॉर्टेज ऑफ मनी होती है तो SBI एक्सिस बैंक को देता है। सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रही है तो आप इसको सेल नहीं बोलोगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं क्या कहता है। यहाँ पर कहता है BPCL है और एक IOC है। तो ऑयल की कंपनियाँ हैं दोनों, कभी किसी को ऑयल की कमी पड़ती है तो दूसरी कंपनी पूरा कर देती है, तो ये सेल इसको नहीं मानोगे। वापिस आते हैं, क्या कह रहा था आउट ऑफ स्कोप में, कह रहा है सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट विच रिप्रेजेंट एक्सचेंज ऑफ सिमिलर गुड्स सर्विसेज। सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रही हैं तो आप उसको आउट ऑफ स्कोप बोलोगे। नॉट हैविंग कमर्शियल सब्सटेंस। कमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है? कमर्शियल सब्सटेंस होता है ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे आपको लगे कि फ्यूचर में मेरा कुछ इनफ्लो जनरेट हो सकता है, फ्यूचर में इनफ्लो जनरेट हो सकता है। तो यहाँ तो कुछ इनफ्लो जनरेट होगा नहीं ना हमारा, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सिमिलर गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज करते हो जिसमें कमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं, सिर्फ आपने एक्सचेंज करा है बस, और तो कुछ किया ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, कुछ चीज़ें हमने कहा था कि जो हमारे ऑर्डिनरी आउट ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस होती है ना, उसको आप रिवेन्यू में लेते हो। अभी हमने पीछे देखा था रिवेन्यू की डेफिनेशन में कौन सी चीज़ें लेते हो, ऐसे इनकम जो आपकी ऑर्डिनरी बिजनेस से आती है, ठीक है, धंधे से आती है या यूँ कहो। और जो गैर धंधे की है जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम, डिविडेंड, कैपिटल गेन, उसको आप यहाँ पर ट्रीट नहीं करेंगे। जो धंधे की इनकम है उसको ही ट्रीट करेंगे। क्या थी डेफिनेशन हमारी रिवेन्यू की?
रिवेन्यू मीन्स इनकम फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़। तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी से कोई इनकम आती है तो आप उसको यहाँ ट्रीटमेंट करते हो। ऑर्डिनरी मतलब जो धंधे से आती है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, अभी हमने एक नोट पढ़ा था जहाँ पर लिखा था कि कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट में इन स्कोप एलिमेंट भी हो सकता है, आउट ऑफ स्कोप एलिमेंट भी हो सकता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या करना है आपको उस दोनों को अलग अलग करना है। इन स्कोप वाले को ऑब्वियसली 115 से ट्रीट करेंगे, आउट ऑफ स्कोप वाले को हम रेलेवेंट इन डेज से ट्रीट करेंगे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। Axis Bank entered into a contract with AVPL in which Axis Bank will collect cash from centers free of cost and will provide loan to AVPL at 12% for 10 lakh for 3 years period. Market rate is 10% per annum. Record revenue of bank. Axis Bank के उसमें बुक्स में रिवेन्यू रिकॉर्ड करना है। आइए समझते हैं इसको। कह रहा है एक्सिस बैंक ने एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट विद AVPL, ठीक है, इन विच एक्सिस बैंक विल कलेक्ट कैश फ्रॉम सेंटर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। कह रहा है फ्री में मैं आपके लिए कैश कलेक्ट कर लूँगा सेंटर से, जो है AVPL के जितने भी सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, वहाँ से फ्री में वो एक्सिस बैंक के बंदे जाके कैश कलेक्ट कर लेंगे। एंड विल प्रोवाइड लोन टू AVPL, और साथ साथ लोन देगा वो AVPL को 10 लाख रुपए का। एक्सिस बैंक लोन दे रहा है AVPL को 10 लाख रुपए का, बट 12% के हिसाब से दे रहा है। मार्केट रेट क्या है 10%, लेकिन ये दे कितने 12% के हिसाब से दे रहा है, ठीक है, और 3 साल के लिए दे रहा है। तो आप इसमें थोड़ा सा डीपली सोचो तो ये 2% जो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है ना, ये 2% एक्स्ट्रा ये इसके चार्ज कर रहा है। ये सर्विस कोई फ्री में क्यों देगा, जाहिर सी बात है। तो एक्सिस बैंक ने जो ये कह रहा है ऊपर की फ्री में दे दूंगा, बट यहाँ पर मैं 12% लूँगा। तो ये जो 2% है ना आपका, ये इस चीज़ का रिवेन्यू है। तो आप इसमें क्या है, 2 इनकम हो रही है एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक की बुक्स में रिवेन्यू रिकॉर्ड करना है आपने। एक तो हो रही है इंटरेस्ट इनकम जो लोन दिया है, और दूसरी इनकम कौन सी हो रही है आपकी, जो कैश कलेक्ट करेगा ना वहाँ से वाला। अब इंटरेस्ट इनकम कैसे होती है, एक्सिस बैंक को कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, 10% मिलेगा इंटरेस्ट या 12%। चीज़ तो हमें पता है अच्छे से कि ट्रू रेट लगता है जब भी हम इंटरेस्ट वाला निकालते हैं ना, चाहे वो इंटरेस्ट आपका एज एन एक्सपेंस वाला निकालो या इंटरेस्ट इनकम वाला निकालो, तो आपका मार्केट रेट लगता है जो कि ट्रू रेट होता है। हालांकि इनको मिलेंगे, कैश की बात करूं तो 1,20,000 रुपये मिलेंगे हर साल, लेकिन अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो 10% के हिसाब से इनको इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करेंगे, ठीक है। ट्रू रेट है क्योंकि मार्केट रेट को ट्रू रेट कहते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, इनको जो पैसे मिलेंगे कैश हैंडलिंग फीस वो निकालनी पड़ेगी हमें। कैश हैंडलिंग फीस कितनी है, अब वो बड़ा आसान है निकालना। कैसे है, आपको 1,20,000 1,20,000 1,20,000 3 मिलने हैं चीज़ें, और लास्ट में 10 लाख मिलने हैं, ठीक है, एक्सिस बैंक को। अब इसका निकाल लो आप प्रेजेंट वैल्यू, मार्केट रेट के हिसाब से आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे जो आएगा आपका 1049,737। अब यहाँ पर आपने जो 1,20,000 1,20,000 1,20,000 मिलने हैं आपको 3 साल में, और 10 लाख जो मिल रहे हैं उसकी मार्केट रेट के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है पहले तो, ठीक है, जो कि आती है 10,49,737। अब यहाँ पर आपको ये कैसे पता लगेगा कि एक्सिस बैंक इस बात के कितने पैसे ले रहा है सेंटर फी कलेक्ट करने के। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि एक्सिस बैंक 50,000 रुपये इसके लेगा, 10 लाख इसके लेगा, और ये रेट 10% है, सेटिस्फाइड, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्सिस बैंक 50,000 बोल रहा है साफ साफ कि इस चीज़ के मैं 50 लूँगा, 10 लाख इस जो है आपका लोन दूंगा 10% के, जो मार्केट रेट ही है उसके हिसाब से ही दे दूंगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में तो बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। असली प्रॉब्लम कहाँ पर है, जब ये 10 का 12% कर देता है और यहाँ पर कह देता है कि मैं फ्री है। बात वही पड़ रही है। आप देखो एक्सिस बैंक की जेब से आज कितने रुपए जा रहे हैं, 10 लाख रुपए जा रहे हैं, और एक्सिस बैंक आज ही के दिन प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा है, जब जो उसके फ्यूचर इनफ्लोज हैं उसकी आ रही है 10,49,737, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आज ही पता समझ आ रहा है हमें कि 49,737 एक्स्ट्रा काय को ले रहा है भाई। एक्स्ट्रा इसलिए ले रहा है, एक्स्ट्रा जो है ना ये सेंटर फीस ले रहा है। इंटरेस्ट तो देखो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा आपका, इस पे हर साल इंटरेस्ट लगेगा, जो आप अकाउंट बनाते हो या शीट बनाते हो उसके हिसाब से इंटरेस्ट तो आप इजीली निकाल लोगे। बट आज ही के दिन ये 10 लाख रुपए जा रहे हैं इसकी जेब से, और आज ही के दिन प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो तो आपका ये आ रहा है। तो जाहिर सी बात है ये 49,737 जो है आपका ये एडवांस इनकम है। किस चीज़ के एडवांस इनकम है, जो इसको देखो पैसे तो इसको अभी 3 साल में मिलने हैं, बट ये एडवांस इनकम भी 3 साल में ही रिकॉग्नाइज होगी 1/1 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 करके। अच्छा, कैसे होगी मैं वो दिखाता हूँ आपको। पहले आइए पीछे देखते हैं इसमें कि इसको हमने आगे करना कैसे है। तो क्या कहता है, बैंक हैज़ पेड 10 लाख टू AVPL। तो बैंक ने 10 लाख रुपए पे करें, एडवांस इनकम कितनी होगी आपकी 49,737। तो आपने जनरल एंट्री कैसे करोगे, लोन रिसीवेबल 10,49,737। देखो जो लोन का एग्रीमेंट है वो है आपके एक्सिस बैंक में, तो लोन तो ऐसे ही लिखोगे आप, लोन रिसीवेबल कितने पैसे गए हैं
10 लाख रुपए चले गए और एडवांस इनकम कितनी बुक करोगे आप 49,737। अब जो ये एडवांस इनकम है इस पे लगेगा 115 में फिर वो सारी चीज़ें आती है कि भाई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है, और एलोकेट करना है इसको ओवर द पीरियड, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट था, और क्या एंट्रियाँ कर सकते हो आप इसमें। जो आपकी एडवांस इनकम है ना 49,737, ये 3 साल का एग्रीमेंट था ना, आपका कॉन्ट्रैक्ट था, तो 3 साल में इसको रिकॉग्नाइज करना है। कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करते हो, इनकम डेबिट टू आपका रेवेन्यू, तो क्या है एडवांस इनकम डेबिट टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एडवांस इनकम लिखना है। अभी आपने क्या करा है, रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर दिया। कैसे रिकॉर्ड कर दिया, एडवांस इनकम डेबिट टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख के आपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर दिया, यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। तो आगे कहता है एक और इंटरेस्ट वाली एंट्री भी तो करोगे। इंटरेस्ट कौन से रेट पे लिखोगे, 10% के हिसाब से। 12% तो वो था ना जो आपको 1,20,000 निकालने के काम आया, लेकिन इंटरेस्ट के लिए तो आप भी जानते हैं, हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी करके आए हैं, वहाँ पर भी हमने सीखा था कि ट्रू रेट लेना होता है यहाँ पर। तो ट्रू रेट क्या है आपका 10%। लोन रिसीवेबल डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम आप लिखा दोगे किस अमाउंट पे, 10,49,737 पे आप यहाँ पर इसको दिखा देंगे। एक तो हो गया ये। अगली चीज़, आपको जो पैसे मिलने हैं वो पैसे भी मिल जाएंगे। तो ये आपके हर साल, बाकी ये 3 एंट्री अगले साल भी होंगी, उसके अगले साल भी, उसके अगले साल भी, 3 साल की है ना। अच्छा, तो ये हो गया आपका 115 के हिसाब से कर दिया आपने। यहाँ पर 109 लगेगा आपका इंटरेस्ट इनकम का। ये जो कॉन्सेप्ट सारा समझा अभी हमने, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन ये किससे से, एक उस नोट से रिलेटेड है बस, और कुछ चीज़ से रिलेटेड नहीं है। ये उस नोट को समझाया मैंने आपको कि वो जो नोट था स्प्लिट करने के बाद क्या सीन रहता है। ये 115 यहाँ पर लगता है। अभी 115 के बारे में अभी हमने बहुत डिटेल में चर्चा करनी बाकी। एक तो चीज़ हो गई आपकी, ठीक है, ये एग्जाम्पल था एक आपको वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं क्या आता है। आगे आता है सबसे पहला हमारा जो स्टेप था 5 स्टेप मॉडल का, ये चेक करना होता था हमें कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। अब जब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डिटेल में हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट एक बेसिकली हम इसमें अगर मैं कुछ कहूँ तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहला स्टेप है आपका। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे चेक होता है, 2 चीज़ें चेक करनी होती है आपको इसमें। एक होता है बेसिक वैलिडिटी। बेसिक वैलिडिटी में क्या होता है, 2 लोग होने चाहिए, अप्रूव्ड और कमिटेड होने चाहिए, लीगली एनफोर्सेबल राइट एंड ऑब्लिगेशन होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज डिफाइंड होने चाहिए, पेमेंट टर्म्स डिफाइंड होनी चाहिए, और जो है रिटर्न ओरल या फिर इम्प्लाइड होना चाहिए। तो ये बातें कही गई है यहाँ पर। पहला स्टेप आता है ना, आपको ये चेक करना होता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड तब होगा जब उसमें 2 पार्टियाँ होंगी, अप्रूव्ड और कमिटेड होंगी, लीगली एनफोर्सेबल राइट एंड ऑब्लिगेशन होगा, गुड्स और सर्विसेज डिफाइंड होंगे, पेमेंट टर्म्स होगी और रिटर्न ओरल या इम्प्लाइड एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। एक दूसरी टेक्निकल वैलिडिटी भी है, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कनेक्शन होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन होनी चाहिए। मतलब जो आप पैसे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि आपको ये फ्यूचर में मिलेंगे। अगर वो अब नहीं है तो फिर आप इसको रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते। तो क्या कहता है, कस्टमर हैज़, अब ये कैसे पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन है कि नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन कैसे पता चलेगा, कस्टमर हैज़ इंटेंट टू पे एंड एबिलिटी टू पे। कस्टमर हैज़ इंटेंट टू पे एंड एबिलिटी टू पे। कस्टमर हैज़ इंटेंट टू पे एंड एबिलिटी टू पे, उसमें इच्छा भी है और उसके पास शक्ति भी है। इच्छा है कि आपको वो पैसे पे करना चाहता है और उसके पास शक्ति भी है, मतलब उतने पैसे भी होने चाहिए उसके पास, एबिलिटी टू पे भी होना चाहिए। तो ये टेक्निकल वैलिडिटी, ये 2 बातें आपको चेक करनी होती हैं। पहली बात क्या थी हमारी बेसिक वैलिडिटी, डिटेल में हम इसकी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, बट अब बेसिक एक जान लेते हैं कि टेक्निकल वैलिडिटी क्या होती है। कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन होनी चाहिए, सिंपल सी चीज़ है। कस्टमर हैज़ इंटेंट टू पे एंड एबिलिटी टू पे, दोनों चीज़ें आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ना हो तो, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर प्रोबेबिलिटी नहीं है, आपको लगता है कि वो पैसे देगा ही नहीं फ्यूचर में, तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करके क्या फ़ायदा। अगर प्रोबेबिलिटी फेल हो गई, भाई आपको लगता है कि आपने मान लो कॉन्ट्रैक्ट करा है, आपकी प्रोबेबिलिटी जो थी वो फेल हो गई। अगर प्रोबेबिलिटी फेल हो गई, फ्यूचर में सामने वाला पैसे नहीं देगा, तो आप रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन है ना यार, ये ना जजमेंटल है। प्रोबेबिलिटी तो जजमेंटल ही होगी ना, वो डिपेंड करता है आप पर कि आपको क्या लगता है कि फिर आपका जो कस्टमर है वो आपको पैसे देगा कि नहीं देगा। तो ये एक तो बात ये हो गई कि ये जजमेंटल है। और दूसरी चीज़, इसको रेगुलरली रिव्यू करना पड़ता है, ये नहीं कि एक बार कर लिया काफ़ी है, नहीं। इसको आपको हर रिपोर्टिंग डेट और रिकॉग्निशन डेट पे, हम समझेंगे डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में इसके कि कैसे इसको आप हर रिपोर्टिंग डेट और रिकॉग्निशन डेट पे आप इसको रिव्यू करते हो, ठीक है। तो एक तो चीज़ हो गई जजमेंटल है, और दूसरा आपको इसको रेगुलरली रिव्यू करना पड़ता है। कि इसको प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, बेसिक वैलिडिटी हो सकता है पूरी हो जाए, असली चीज़ जो आपकी वो है टेक्निकल वैलिडिटी। टेक्निकल वैलिडिटी में ही सारा लफड़ा है, इसी को ही आपको समझना है, ठीक है। टेक्निकल वैलिडिटी हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सिंपल चीज़ थी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आप इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बाकी एक जनरल डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो रेवेन्यू कब आपका रिकॉग्नाइज कर सकते हो, व्हेन इट इज़ रियलाइज्ड एंड अर्न्ड।
जब आपका रेवेन्यू रियलाइज हो जाता है और अर्न कर लेते हो तब नहीं रिकॉर्ड करते हैं कि आप जब पैसे रिसीव कर, एक्रूअल कॉन्सेप्ट आप फॉलो करते हो एक तरह से। एक जनरल इसकी बात नहीं कर रहा, एक जनरल अगर अब वैसे ही सर्च करोगे तो आप डेफिनेशन आपको दिखेगी कि एक्रूअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं आजकल इंटरनेशनली, जिसमें क्या रहता है कि रेवेन्यू आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन रियलाइज्ड एंड अर्न्ड, when realized and earned, not when cash is received। जब आपका रेवेन्यू आपका रियलाइज हो जाता है और अर्न हो जाता है तब आप इसको रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी बुक्स में, ठीक है। ये नहीं कि जब पैसे मिलेंगे तो, क्योंकि आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन डेट और पैसे मिलने की डेट अलग अलग हो सकती है। ये हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे इसका अच्छे से कि कैसे, जो मैं बोल रहा हूँ कि अलग अलग डेट्स कैसे होती हैं। रेवेन्यू आप किसी और दिन रिकॉग्नाइज करते हो और आपकी जो पैसे मिलते हैं आपको वो किसी और दिन मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। छोटा सा एक आप ये कह सकते हो कि बेसिक्स था, अभी कुछ हमने इसमें 115 के बारे में खास पढ़ा नहीं है। नेक्स्ट पार्ट से आपका असली में जो 115 है वो स्टार्ट होगा। अभी आज की इस वीडियो में तो कुछ था नहीं है सच खास। और ये जो नोट्स रहते हैं ना, इसको मैं नीचे लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, इसका लिंक आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकेंगे। तो यही समाप्त करते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।